ठीक है, तो सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन की एक प्रॉपर्टी देख लेते हैं। सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन की प्रॉपर्टी देख लेते हैं कि अगर x1n का DFT है x1 के, ठीक है, और x2n का DFT है x2 के, तो अगर आप x1n का सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन करोगे x2n से, तो ये आपको मिल जाएगा x1 के इंटू x2 के, तो ये आपको मिलेगा, मतलब बेसिकली आपको मल्टीप्लाई कर देना एलिमेंट्स का 1 बाय 1। इसी का एक स्पेशल केस होता है कि जब आप xn कॉन्वोल्यूशन xn करने लगते हैं, मतलब सेमी सिग्नल का सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन करते हो, ठीक है, तो आपको यहाँ पे मिल जाता है x के स्क्वायर। समझ गया ना? तो ये एक बेसिक सी प्रॉपर्टी, होपफुली आप लोग ये प्रॉपर्टी इजीली समझ पा रहे हो। आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। तो मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी में बोल रहा है कि अगर x1n का DFT आपको x1k मिलता है और x2n का DFT अगर आपको x2k मिलता है, ठीक है, तो अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो टाइम डोमेन में, तो जो k वाला डोमेन है या फ्रीक्वेंसी डोमेन है, वहाँ पे इस बार आपको मिलेगा सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी भी काफ़ी अंडररेटेड प्रॉपर्टी है और इसको भी आपको याद रखना चाहिए। इसी का भी मैं एक एक्सटेंशन आपको बता देता हूँ। मतलब अगर कभी आपको x² n मिलता है और आपसे पूछता है कि आप उसका DFT बता दो, तो आप बता देना x के सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन विद x के, ठीक है। तो ये आपकी दो बड़ी ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, होपफुली दोनों प्रॉपर्टीज़ आपको काफ़ी इजीली समझ में आ गई। आइए चलते हैं पार्सेवल थ्योरम की तरफ। पार्सेवल थ्योरम के भी मैं यहाँ पे आपको 4 एक्सटेंशन देता हूँ, जैसे मैंने DFT में दिए थे। तो n = 0 to n-1, इसमें जो दोनों सिग्नल्स आप मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, दोनों का ही पीरियड सेम होना चाहिए। तो ये मिलेगा k = 0 to n-1, x1 ऑफ k, x2 ऑफ -k। ये पहला एक्सप्रेशन। सेकेंड एक्सप्रेशन अगर आप देखो तो आपको मिलेगा n = 0 to n-1, x1 ऑफ n, x2 कॉन्जुगेट ऑफ n, ये आपको मिल जाएगा 1 बाई n समेशन ऑफ k = 0 to n-1, x1 ऑफ k, x2 ऑफ कॉन्जुगेट k। अब इसी को अगर आप चाहो तो थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर सकते हो कि अगर आपने यहाँ पे लिखा n = 0 to n-1, x ऑफ n इंटू एक्स ऑफ n, मतलब सिंपली स्क्वायर कर रहे हो यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 बाई n समेशन ऑफ k = 0 to, ये बिल्कुल DTFT में अगर आपको आता था तो यहाँ पे भी ज़्यादा आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये बिल्कुल DFT का ही एक्सटेंशन ऐसा। और चौथा वाला जो एक्सप्रेशन है कॉन्जुगेट वाला, जनरली वो ज़्यादा पॉपुलर होता है, बट आपको चारों याद रखना। तो ये सारे आपके जो मैं बता रहा हूँ ना, ये सारे ही आपके क्वेश्चंस में डायरेक्टली अप्लाई हो जाते हैं। तो यहाँ पे मिलेगा k = 0 to n-1, x ऑफ k, x कॉन्जुगेट ऑफ k, ठीक है। तो ये वाला ज़्यादा पॉपुलर होता है, लास्ट वाला जो लिखा हुआ है। तो कभी कभी इस वाले एक्सप्रेशन को आप ऐसा भी लिखते हो, n = 0 to n-1 मॉड ऑफ xn² = 1 बाई n समेशन ऑफ k = 0 to n-1 मॉड ऑफ x के स्क्वायर। तो जनरली यही वाला एक्सप्रेशन आप लोग याद करते हो, बट आई वुड सजेस्ट कि अगर DTFT में चारों याद कर लिया तो यहाँ पे भी चारों याद करने में ज़्यादा तकलीफ आपको होनी नहीं चाहिए। तो ये 1 2 3 4 इजीली आप याद कर लेना, बस उसी फोर्थ वाले को मैंने थोड़ा सा एक्सटेंड करके यहाँ पे लिख दिया है। तो ये ज़्यादा पॉपुलरली बोला जाता है कि दिस इज पार्सेवल्स थ्योरम। तो क्योंकि यहाँ पे आप देखो तो ये टाइम डोमेन में क्या कर रहे हैं, टाइम डोमेन में आप इसका एक टाइम पीरियड में कैलकुलेशन कर रहे हो और यहाँ पे 1 बाय n फैक्टर के साथ आप फाइनल कैलकुलेशन कर रहे हो, तो दोनों ही कैलकुलेशन आपको हमेशा सेम मिलेगी, ठीक है। आओ एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी देखते हैं, ये भी बड़ी पॉपुलर होती है कि सपोज x ऑफ n का अगर टाइम पीरियड है, सॉरी DFT है x ऑफ k, ठीक है, तो x ऑफ n/2 का हो जाता है, इसी x ऑफ k को 2 बार रिपीट कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे यहाँ पे फैक्टर्स बढ़ाते जाओगे, ये भी बहुत अंडररेटेड प्रॉपर्टी, इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, इसको आप रिपीट करते जाइए जितनी बार भी आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे n/3 है तो आप इसको 3 बार रिपीट कर देना। फॉर एग्जाम्पल अगर x ऑफ n
का फूरियर ट्रांसफॉर्म है एक्स ऑफ के विच इज़ 1 2 3 4। ठीक है, तो मैंने मान लिया एक्स ऑफ एन का ट्रांसफॉर्म है एक्स ऑफ के। तो अगर कोई पूछता है आपसे कि एक्स ऑफ एन बाई 2 का ट्रांसफॉर्म कितना हो जाएगा, तो आप सिंपली लिखेंगे 1 2 3 4 और एक बार बस इसी को दोबारा रिपीट कर देना 1 2 3 4। समझ आ गया? तो जल्दी से बताना कितने लोगों को ये लॉजिक समझ में आ गया जो मैंने अभी समझाया। तो अगर आप देखोगे तो इसका टाइम पीरियड कितना था, सपोज इसका टाइम पीरियड था n, तो इसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, टाइम में आपने एक्सपैंड कर दिया ना 2n हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो इसमें कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे, 2n एलिमेंट्स। अगर यहाँ पे 2n एलिमेंट्स प्रेजेंट है तो यहाँ पे भी तो 2n एलिमेंट्स प्रेजेंट होनी चाहिए। तो ये चीज़ भी अपनी कंसिस्टेंट है जैसा हम लोग मान के चल रहे थे। तो अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको टाइम एक्सपेंशन देता है ना, ऐसे अगर यहाँ पे n/3 कर देता तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 12 सीक्वेंस आप बना देते। तो लॉजिक से भी आप सोच सकते हो ये चीज़ कि यहाँ पे एक्स ऑफ n में अगर 4 एलिमेंट्स थे तो n/2 में 8 एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे भी 8 एलिमेंट बनाने पड़ेंगे। तो 8 एलिमेंट बनाने का तरीका क्या है कि जो भी सीक्वेंस आपके पास प्रेजेंट है ना उसको जस्ट एक बार आप रिपीट कर दीजिए। समझ गए ना? चलो, इसी का मैं आपको दूसरा एक्सटेंशन जो कि लेस पॉपुलर होता है बट वो भी मैं समझा देता हूँ, इन्वर्स वाला भी आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो इन्वर्स वाले में देखो क्या बोल रहे हैं कि अगर एक्स ऑफ के का IDFT एक्स ऑफ एन, यही सब प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चंस आते हैं ज़्यादातर। तो एक्स ऑफ के बाई 2 का क्या होगा, तो इसका भी बड़ा सिंपल सा फॉर्मेट होता है। यहाँ पे जो 2 दिख रहा होता है ना, इसको यहाँ पे ले आओ और एक्स ऑफ एन को 2 बार रिपीट कर दो। फिर उसके बाद अगर एक्स ऑफ के बाई 3 पूछता आपसे, सो दीज आर सम अंडररेटेड प्रॉपर्टीज़ जो आपको किताबों वगैरह में भी नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो अगर कोई DSP वगैरह की बुक्स भी पढ़ोगे तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ वहाँ पे मेंशन नहीं होती। ठीक है, बट जब आप क्वेश्चंस वगैरह लगाते जाओगे या थोड़ा और डीप में जाओगे, प्रूफ वगैरह करते जाओगे, धीरे धीरे करके फिर ये प्रॉपर्टीज़ आपको समझ में आती है। दो ये प्रॉपर्टीज़ मेंशन होनी चाहिए बट आप किताबों में देखोगे तो ये प्रॉपर्टीज़ मेंशन नहीं होती है। ठीक है, इस वजह से मैंने आपको बताया कि दीज आर अंडररेटेड प्रॉपर्टीज़, इन पे क्वेश्चन आते हैं डायरेक्टली और बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं। ये देगा, ये पूछ लेगा, आप बता देना। यहाँ पे भी वही सेम लॉजिक, ये n से पीरियोडिक होता है। ठीक है, तो इसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा 2n, इसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा 3n। तो अगर इसमें 3n एलिमेंट्स है तो यहाँ पे भी 3n एलिमेंट्स होने चाहिए। इसमें n एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे 2n एलिमेंट्स हैं और यहाँ पे 3n एलिमेंट्स हैं। कितने लोगों को ये टाइम एक्सपेंशन वाला समझ में आ गया? जल्दी से आप मुझे समझा दो, जल्दी से आप मुझे समझा दीजिए कि आपको ये टाइम एक्सपेंशन सभी लोगों को समझ में आया। एवरीवन इज फॉलोइंग। दोनों चीज़ें याद रखना। ठीक है, मैंने एक बार n को n/2 किया, n/3 किया। एक तो मैंने आपको ये समझाया, दूसरा मैंने आपको समझाया एक्स ऑफ के का IDFT, उसमें मैंने k/2 किया, k/3 किया। तो जनरली आप जल्दीबाजी में क्या करोगे ना, ये 1/2 1/3 के फैक्टर्स भूल जाओगे। तो इनको मत भूलना जब भी आप इन्वर्स की कैलकुलेशन करो। ठीक है, तो जब भी आप इन्वर्स की कैलकुलेशन करोगे तो आप इनको भूलोगे नहीं। ठीक है, एक्स ऑफ n/2 में टाइम पीरियड हो जाएगा 8। ठीक है, n/3 में टाइम पीरियड हो जाएगा 12 एंड सो ऑन। चलो, इतनी चीज़ें अगर आपको समझ में आ गई तो एक प्रॉपर्टी मैं आपको और समझा देता हूँ, फिर कुछ क्वेश्चन हम लोग लगा लेते हैं। ठीक है, सो वन मोर इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इफ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, आज की क्लास में मैंने आपको काफ़ी अंडररेटेड प्रॉपर्टीज समझाई। देखिए, अगर एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू एक्स ऑफ माइनस एन, आपको पता है कि माइनस एन जब भी लगाते हैं तो मॉडर्न लिखना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या फिर n माइनस एन। जब भी ऐसा होता है देन अगर आप इसका 2 बार DFT कैलकुलेट करोगे ना तो रिजल्ट सेम आ जाएगा। ये भी बहुत पॉपुलर, बहुत ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं DFT, तो हमें अंदाज़ा लग जाएगा कि हम कितना सीख पाए। ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, फर्स्ट 6 पॉइंट्स ऑफ द 8 पॉइंट DFT। पहले 6 पॉइंट्स उसने मेंशन कर रखे हैं। क्या क्या मेंशन किया ज़रा देखिए, 5, 1 माइनस 3j, 0, 3 माइनस 4j, 0, 3 प्लस 4j, और ये x ऑफ 6 हो जाएगा, x ऑफ 7 हो जाएगा। तो ये x ऑफ k की उसने वैल्यूज़ मेंशन कर रखी है। तो अगर आप ध्यान से नोटिस करते हैं तो उसने खुद बोल रखा है कि 8 पॉइंट का DFT मैं लेना चाहता हूँ। 8 पॉइंट का DFT लेने के बाद पहले 6 पॉइंट्स आपको ऐसे मिल रहे
चाहिए। फिर उसके बाद क्वेश्चन में पूछ रहा है द लास्ट 2 पॉइंट्स ऑफ द DFT आर रिस्पेक्टिवली। देखो क्वेश्चन में उसने कहीं पे ये मेंशन नहीं किया कि जो आप DFT कैलकुलेट कर रहे हो, सॉरी क्वेश्चन में कहीं पे उसने ये मेंशन नहीं किया कि जो आप DFT कैलकुलेट कर रहे हो उस DFT में कि ये जो आपका DFT आ रहा है इस DFT का नेचर उसने मेंशन नहीं किया। तो हमें DFT का नेचर चाहिए भी नहीं, हमें x ऑफ n का नेचर चाहिए। और आप ध्यानपूर्वक अगर देखोगे तो यहाँ पे उसने बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट वर्ड यूज़ कर रखा है, रियल वैल्यूड सीक्वेंस, है ना। तो आपने क्या करा, आपने ये समझा यहाँ से कि x ऑफ n का मुझे x ऑफ k मिला तो है, बट उस x ऑफ n में एक इंपॉर्टेंट चीज़ मेंशन कर रखी है कि ये रियल है। समझ आया सभी को? तो क्वेश्चन जरा ध्यान से देखो, 8 पॉइंट का आपको क्या दे रखा है DFT, और जो ये DFT आप कैलकुलेट कर रहे हो या जो x ऑफ k कैलकुलेट कर रहे हो वो x ऑफ n के थ्रू जनरेट हुआ और x ऑफ n है रियल सीक्वेंस। तो कल मैंने आपको बताया था कि अगर x ऑफ n रियल हो गया तो आपको कौन सी एक प्रॉपर्टी याद आ जानी चाहिए, कॉन्जुगेट सिमेट्री वाली, है ना। तो इसका मतलब x ऑफ k को कॉन्जुगेट सिमेट्रिक होना पड़ेगा। तो अगर x ऑफ k कॉन्जुगेट सिमेट्रिक है तो आप लिखोगे x कॉन्जुगेट ऑफ माइनस k। तो मैंने बताया था माइनस k इतनी आसानी से नहीं लगता है, n लगाना चाहिए आपको। तो यहाँ से आपको मिलेगा x ऑफ k इज इक्वल टू x कॉन्जुगेट ऑफ n माइनस k। n की वैल्यू क्वेश्चन में 8 दे रखी है, n की वैल्यू आप पुट कर लो तो आपको मिल जाएगा x कॉन्जुगेट ऑफ 8 माइनस k। क्वेश्चन में सबसे पहली वैल्यू पूछी x ऑफ 6 की, तो वो आपको मिल जाएगी x कॉन्जुगेट ऑफ 2। सेकेंड जो वैल्यू पूछी वो पूछी x ऑफ 7 की, वो आपको मिल जाएगी x कॉन्जुगेट ऑफ 1। x कॉन्जुगेट ऑफ 2 की वैल्यू ज़रा देखो कितनी आ जाएगी। x कॉन्जुगेट ये है 0 2 3 4 5 6 7, तो x ऑफ 2 कॉन्जुगेट की वैल्यू तो है 0, x ऑफ 1 कॉन्जुगेट की वैल्यू है 1 प्लस 3j। आंसर आपका आ जाना चाहिए 0 और 1 प्लस 3j, तो हो जाना चाहिए बी आपका करेक्ट ऑप्शन। समझ गए? सिंपल है ये। चलो पहला क्वेश्चन तो बहुत आसान था और काफ़ी इजीली आप लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, बट इसी क्वेश्चन में आप घर पे जाके ट्राई करना। मैं यहाँ पे आपको दे देता हूँ, इफ़ x ऑफ n इज प्योरली इमेजिनरी सीक्वेंस, ठीक है। तो इस बार ये क्वेश्चन आएगा, तो ये आप खुद से ट्राई करेंगे, घर पे जाइए और इसको खुद से ट्राई करिए, ठीक है। कि अगर यहीं पे उसने रियल वैल्यूड सीक्वेंस की जगह वर्ड यूज़ कर देता प्योरली इमेजिनरी वैल्यूड सीक्वेंस, उस केस में आप आंसर निकालते और आंसर देखते क्या आंसर आना चाहिए था। सिंपली आपको क्या मिल जाता, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा नेगेटिव का साइन, क्योंकि फिर ये कॉन्जुगेट एंटी सिमेट्रिक होता, तो ये आंसर आ जाता -1 -3। समझ गए ना? आ गया समझ में? चलो आ गया होगा, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है द DFT ऑफ अ वेक्टर ABCD। तो क्वेश्चन में बोल रखा है कि ABCD का जो DFT है वो है PQ अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ठीक है। ये क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है। मतलब अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए x ऑफ n मानता हूँ, थोड़ी देर के लिए अगर मैं इसको x ऑफ n मानता हूँ, तो दिस इज समथिंग विच इज x ऑफ k, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में पहला डेटा दे रखा है कि DFT ऑफ द ABCD इज गिवन एज दिस। फिर क्वेश्चन में एक दे रखा है PQRS इक्वल टू दिस। आप मुझे देख के बताइए कितने लोगों को यहाँ पे सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन का रो फॉर्मेट दिख रहा है। देखो ये रो में था ABCD, यहाँ पे चेक किया ABCD, D आ गया यहाँ पे, DABC, C आ गया यहाँ पे, B आ गया यहाँ पे। तो असल में अगर PQRS को थोड़ा देखा जाता तो PQRS वॉज नथिंग बट ABCD सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन ABCD, ठीक है। तो आप इसको लिख भी सकते थे कि चलो ठीक है, मैं इसको मान लेता हूँ सम yn विच इज इक्वल टू x ऑफ n सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन x ऑफ n। ठीक बात है ना? ऐसा आपने लिखा। क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है द DFT ऑफ PQRS, तो इसी को तो आपने PQRS माना, yn का DFT पूछ रहा है, तो yn का DFT हो जाएगा yk और x ऑफ k इंटू एक्स ऑफ के। ये अभी थोड़ी देर पहले प्रॉपर्टी मैंने बताई, आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर के। ये एक्स ऑफ के मेंशन कर रखा था, एक्स स्क्वायर के आपको मिल जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर। करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन, ठीक है। तो देखो 2 से 3 लाइन में मैंने आपका ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। असल में आप जब इसका सॉल्यूशंस वगैरह देखोगे ना बुक्स वगैरह में, तो 2.5 से 3 पेज में इसका सॉल्यूशन होता है, या तो बहुत ही लेंदी सॉल्यूशंस होते हैं। जबकि अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाते ना, थोड़ा सा दिमाग लगाते, ये सब मैं बता चुका हूँ आपको, सारी चीज़ें बता चुका हूँ। सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन का मैंने आपको कॉलम फॉर्मेट भी समझाया था, रो फॉर्मेट भी समझाया था। तो कॉलम और रो फॉर्मेट अगर आपको लिखना होता है तो आपको बहुत आसानी से क्वेश्चन समझ आ जाना चाहिए था कि PQRS मतलब ये हम इसको yn मान के चल रहे हैं, तो yn असल में लिखा क्या हुआ है xn कॉन्वोल्यूशन xn, तो yk कितना हो जाएगा x स्क्वायर के,
एक्स ऑफ के यहाँ पे क्वेश्चन में उसने मेंशन नहीं कर रखा है, आपको एक्स स्क्वायर के करना है, मतलब हर एक एलिमेंट का एक एक बार स्क्वायर कर दो, आंसर डायरेक्टली मैच कर जाएगा। आगे सभी लोगों को समझ में? ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे। चलो, तो आई थिंक सबको ये क्वेश्चन बहुत ईजिली समझ में आ गया। 2 लाइन में मैंने ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है द एंड पॉइंट डीएफटी ऑफ अ सीक्वेंस इज गिवन बाय। तो आप देख रहे होगे कि यहाँ पे ना उसने डीएफटी डिफाइन करते टाइम पे ये स्केलर भी उसमें मल्टीप्लाई कर दिया। तो कई बार ऐसा होता है क्वेश्चंस में कि डीएफटी वगैरह डिफाइन करते टाइम पे वो उसमें कुछ स्केलर्स वगैरह डाल देता है, 1/√2 रूट एन मल्टीप्लाई कर देगा, कभी कुछ और मल्टीप्लाई कर देगा। तो ये उसकी चॉइस होती है कि वो कैसे क्वेश्चन को डिफाइन करना चाहता है। क्वेश्चन में बोल रखा है डिनोट दिस रिलेशन एज एक्स इक्वल टू डीएफटी ऑफ एक्स ऑफ एन। ठीक है, मतलब वो बोल रहा है कि एक्स ऑफ के इज डीएफटी ऑफ एक्स ऑफ एन, ये मेंशन किया। फिर क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस सेटिस्फाइज। अच्छा, तो ये तो वही प्रॉपर्टी होगी जो अभी हमने देखी थी कि डीएफटी ऑफ एक्स ऑफ एन। ठीक है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये एक्स ऑफ एन के बराबर है, इसने क्वेश्चन में खुद बोला है। क्वेश्चन में बोल रहा है डीएफटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो पूछ रहा है कौन सा सीक्वेंस इसको सेटिस्फाई करेगा। तो आपको पता है कि ऐसा तभी होता है जब आपका एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू एक्स ऑफ एन माइनस एन होता है। 4 पॉइंट ऑप्शन में दे रखे हैं, तो ये आपको मिल जाएगा एक्स ऑफ एन इक्वल टू एक्स ऑफ 4 माइनस एन। अब वैल्यूज चेक कर लो कौन सा ऑप्शन इसमें सेटिस्फाई करना चाहिए। तो आपको यहीं से कल भी मैंने बताया था कि एक्स ऑफ 0 की वैल्यू एक्स ऑफ 4 के बराबर मिलनी चाहिए, एक्स ऑफ 1 की वैल्यू एक्स ऑफ 3 के बराबर मिलनी चाहिए, एक्स ऑफ 2 की वैल्यू एक्स ऑफ 2 के बराबर मिलनी चाहिए, एक्स ऑफ 3 की वैल्यू एक्स ऑफ 1 के बराबर मिलनी चाहिए। तो बी ऑप्शन आपको यहाँ से सही दिखना चाहिए। ठीक है, बी ऑप्शन आई थिंक सही है, चेक करके देख लो। ये आपकी 0 की वैल्यू हो जाएगी, ये 1 की, ये 2 की, ये 3 की। तो देख लो यहाँ पे 1 और 3 की वैल्यू बराबर है, ये देखो। ठीक है, 2 की 2 से बराबर ही है, बाकी एक्स ऑफ 0 और एक्स ऑफ 4 तो बराबर आ ही जाएंगे। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आ गया लॉजिकली सबको समझ में? जल्दी से चेक करिए और बताइए। तो देखो यहाँ पे जस्ट मैंने क्या किया, मैंने बिल्कुल भी यहाँ पे भी कैलकुलेशन नहीं की। आप सिंपली ये प्रॉपर्टी याद रखो कि जब भी एक्स ऑफ एन आपका कैसा होता है, सिमेट्रिक होता है, या फिर जब भी एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू एक्स ऑफ माइनस एन मॉडुलो एन होता है, उस केस में आपका डीएफटी ऑफ एक्स एन हमेशा एक्स ऑफ एन में रिजल्ट कर देता है। तो जब आप ऐसी प्रॉपर्टी लगाओगे तो आपको डायरेक्टली समझ आ जाना चाहिए कि मैं वो ऑप्शन चूज़ कर लूँगा जहाँ पे मुझे ऐसी प्रॉपर्टीज, बाकी आगे भी लिखना हो तो लिख सकते हो, एक्स ऑफ 3 इक्वल टू एक्स ऑफ 1 आ जाए। ठीक है, तो जो भी सीक्वेंसिंग चारों में से इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा होगा वो ऑप्शन आप चूज कर लो। क्लियर? चलो आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अगला क्वेश्चन देखिए। तो देखो मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चंस लिए हैं ना जो जिनके सॉल्यूशन बहुत लेंदी दे रखे हैं, तो उसको मैं बहुत शॉर्ट में आपको समझा रहा हूँ जस्ट बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज। अगर प्रॉपर्टीज यूज करोगे ना तो डीएफटी डीटीएफएस के क्वेश्चंस बहुत आसानी से लग जाएंगे। चलो देखो इस क्वेश्चन को भी। इसमें आपको 2 सीक्वेंस दे रखा है एबीसी एंड एबीसी। ठीक है, तो दोनों को रिलेट कर रखा है, यहाँ से इन अनदर सीक्वेंस। तो पहले मैं क्या करता हूँ ना, इसी को सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। ये जो PQR लिखा हुआ है ना, ये इतना लेंदी लिखा हुआ, तो पहला काम तो क्या करते हैं, क्यों ना इसी को सिंप्लीफाई कर लिया जाए। ये आ गया A/3, B/3, C/3, ये मिला। चलो इसको मल्टीप्लाई करो, आपको मल्टीप्लाई करना है इसको और इसको। तो मल्टीप्लिकेशन बड़ा सिंपल, आपको यहाँ पे मिल जाएगा 1। ठीक है, फिर फर्स्ट रो को यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे मिल जाएगा ω3 स्क्वायर, फर्स्ट रो को यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे मिल जाएगा ω3 पावर 4। चलिए फिर सेकेंड रो को पिक करते हैं। सेकेंड रो को अगर हम लोग पिक करें इसको और मल्टीप्लाई करना शुरू करें तो पहला एलिमेंट मिलेगा 1, सेकेंड एलिमेंट आपको मिल जाएगा ω3 क्यूब को मैं लिख देता हूँ 1, उसके बाद मिल जाएगा ω3 पावर 6, उसको भी मैं लिख देता हूँ 1। फिर मैं थर्ड वाले रो को पिक करता हूँ, इसका मल्टीप्लिकेशन करता हूँ अगर मैं, तो आपको पहला मिलना चाहिए 1, फिर उसके बाद आपको मिलना चाहिए ω3 पावर 4। ठीक है, फिर मिलना चाहिए ω3 पावर, तो ω3 पावर 4 को मैं ω3 पावर 1 ही लिख देता हूँ। ये सारी प्रॉपर्टीज हम लोग देख चुके हैं। फिर मिलेगा ω3 पावर 8, उसको मैं लिख देता हूँ ω3 स्क्वायर। ठीक है, तो ये मैंने लिखा। तो अल्टीमेटली देखो जो PQR मुझे मिल रहा है, ये P, ये Q, ये R, ये जो मुझे मिल रहा है मल्टीप्लिकेशन वगैरह करने के बाद, ये मुझे मिल रहा है 1 ω3 स्क्वायर ω3 पावर 4, 1 1 1 1 ω3 1 ω3 स्क्वायर, और यहाँ पे आपको मिल रहा है A/3 B/3 C/3, ये मिल गया आपको एक फाइनल रिलेशन। ठीक है,
अब जो ऊपर वाला एक्सप्रेशन दे रखा है इसको मेरे ख्याल से एडजस्ट करते आंसर आ जाना चाहिए। चेक करते हैं। देखो मैं क्या करता हूँ, मैंने कल आपको बताया था ना इन्वर्स लिखना, कि अगर आप इस ए बी सी को इधर लेके आना चाहते हो, इस ए बी सी को इधर लेके जाना चाहते हो, तो 1/3 का फैक्टर आ जाएगा। तो जस्ट मैं वही चेंज यहाँ पे करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ ए बी सी LHS में, तो इसका कॉन्जुगेट होगा। कॉन्जुगेट का मतलब होता है इन्वर्स ले लेना। तो जब आप इन्वर्स लेंगे तो ω3 पावर 1 ω3 स्क्वायर 1, ये आपको मिलेगा ω3 स्क्वायर और ω3 पावर 4। ठीक है, चलो ये मिल गया फाइनल एक्सप्रेशन। ये 1/3 का भी फैक्टर आएगा, तो 1/3 को मैं इनके साथ ही एडजस्ट कर देता हूँ, A/3 B/3 C/3। ठीक है, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2 कंपेयर कर लो, आपका आंसर आ जाना चाहिए। क्वेश्चन में आई थिंक रिलेशन पूछा आपका कि PQR और ABC में रिलेशन क्या है। तो ज़रा देखो यहाँ पे P के सामने आपको क्या दिख रहा है, 1 ω3 स्क्वायर ω3 पावर 4। यहाँ पे वही C के सामने दिख रहा है आई थिंक। ठीक है, तो P की वैल्यू किसके बराबर हो गई, C के बराबर। फिर देखते हैं Q के सामने दिख रहा है 1 1 1, यहाँ पे A के सामने दिख रहा है 1 1 1, तो Q की वैल्यू हो गई A, और बचा क्या R, तो R की वैल्यू हो गई B। तो क्वेश्चन में आपका आना चाहिए PQR इक्वल टू CAB, तो ऑप्शन आपका हो जाना चाहिए C। ठीक है, समझ गए ना कैसे करने होते हैं ऐसे क्वेश्चंस। तो बस इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना था। क्वेश्चन देखने में थोड़ा अजीबोगरीब टाइप का लग रहा था, बट आप सिंपली क्या काम करते हैं, आपको देखो यहाँ पे ABC दिख ही रहा था और यहाँ पे A/3 B/3 C/3 दिख रहा था। तो मैंने क्या सोचा कि अगर मैं इस ABC को इधर ले आऊँ और इस कैपिटल ABC को इधर ले आऊँगा तो ये मुझे A/3 B/3 C/3 मिल जाएगा। बस दोनों को मल्टीप्लाई किया, कंपेयर किया, आंसर आ गया। तो ये सारे क्वेश्चन जो मैं आपको करवा रहा हूँ ना 2-2 3-3 लाइन में, इनके अगर आप सॉल्यूशंस वगैरह देखोगे ना तो बहुत लेंदी सॉल्यूशंस दे रखे होते हैं। इस वजह से मैंने जानबूझ के वही क्वेश्चंस पिक करवाए जिसमें कि कैलकुलेशंस वगैरह बहुत लेंदी होती थी, जिनका कि एक शॉर्टकट मेथड आपको बताया जाना चाहिए। ठीक है, चलो अब चर्चा करते हैं DTFS की। तो DTFS में सिर्फ 2 पॉइंट्स आपको सुनने हैं। देखिए, अगर मैं कंटिन्यूस सिग्नल की बात करूँ तो ये होता है e⁻j k, ω0 की जगह हो जाता है 2π/T0 × t, और यहाँ से जो आपका फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट आता है वो आता है 1/t एक टाइम पीरियड में x ऑफ t e⁻−j k ω0 वैसे लिखते हैं हम लोग, बट मैं यहाँ पे 2π/T0 लिख देता हूँ क्योंकि मुझे सिमेट्रीज डेवलप करनी है। फाइन, चलो बिल्कुल सिमिलर तरीके से अगर हम लोग यहाँ से एनालॉजी लें, बिल्कुल सिमिलर तरीके से अगर यहाँ से हम लोग एनालॉजी ड्रॉ करें तो आपका जो x ऑफ n मिलना चाहिए DTFS के केस में, दैट शुड बी अगेन CK e⁻j 2π/n × n। ठीक है, तो जस्ट मैंने सेम चीज़ यहाँ पे लिख दी, T0 की जगह पे इसका टाइम पीरियड लिख दिया x ऑफ n का, t का लिख दिया वहाँ पे, बाकी ये पीरियोडिक तो होगा ही, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं। वैसे ही CK अगर आपको लिखना है तो आप लिखेंगे 1/n। अच्छा, यहाँ पे आपको n का टर्म चाहिए तो k की लिमिट लगा देना 0 to n-1। यहाँ पे n इक्वल टू 0 to n-1 x ऑफ n e⁻−j k 2π/n। ठीक है, तो ये आपको 2 रिलेशंस मिल गए। इसी को बोला जाता है पीरियोडिक x ऑफ n और इसको बोलते हैं C ऑफ k। अगर C ऑफ k को आप थोड़ा ध्यानपूर्वक नोटिस करते हैं तो ये कुछ है नहीं बल्कि आपका है DFT डिवाइडेड बाय n। समझ गए ना। तो C के निकालने का भी शॉर्टकट डायरेक्टली हमको मिल गया यहाँ से कि C के अगर कभी निकालना भी होगा तो x ऑफ k निकाल लेंगे क्योंकि वो मैट्रिक्स वगैरह के थ्रू हमें निकालना आता है, बाद में उसको n से हम डिवाइड कर लेंगे। इतना हिस्सा अगर आप देखो, ये वाला ये हिस्सा अगर आप देखते ध्यानपूर्वक तो ये आपका x ऑफ k ही तो था और क्या था। तो आसानी से हम लोगों ने C ऑफ k भी निकालना सीख लिया। अब अगर इसका पेयर वगैरह बनाना है तो पेयर वगैरह बना सकते हो कि x ऑफ n एक पीरियोडिक सिग्नल है। ठीक है, x ऑफ n एक पीरियोडिक सिग्नल है जिसका फंडामेंटल टाइम पीरियड है n। तो x ऑफ n का जो फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट आएगा दिस विल बिकम CK। यहाँ पे भी CK की वैल्यू आपको पता है कि पहले DFT निकालेंगे, बाद में इसको कर लेंगे n से डिवाइड। तो आपको ये तो दिख ही रहा है कि डिस्क्रीट प्लस पीरियोडिक, x ऑफ k की वजह से ये भी डिस्क्रीट प्लस पीरियोडिक होता है। ठीक है, तो आपका C ऑफ k भी पीरियोडिक होता है क्योंकि x ऑफ k पीरियोडिक होता है, या फिर आप चाहो तो लिख सकते हो C ऑफ k प्लस n इक्वल टू C ऑफ k। बिल्कुल सेम तरीके से क्योंकि मैंने दोनों को रिलेट भी कर दिया। रिलेशन विद DFT अभी मैंने बताया कि अगर आप CK कैलकुलेट करना चाहते हो सो वन कन्वीनियंट वे इज टू कैलकुलेट x ऑफ k बाई n। सपोज मैंने आपको x ऑफ n का एक सिग्नल दिया विच इज़ 1,000। ठीक है, ऑब्वियसली एक फाइनाइट टाइम पीरियड मैंने दे रखा है। x ऑफ n इज
पीरियोडिक विद n इक्वल टू 4, ये मैंने आपको मेंशन किया। उसमें से एक मैंने लेंथ आपको दे रखी है। आपको बताइए कि डीएफटी और डीटीएफएस में जो भी डेटा दिया रहता है वो बेसिकली एक टाइम पीरियड की लेंथ का डेटा आपको मेंशन किया रहता है। यहाँ पे ये मेंशन किया, आपसे पूछ रहा है कि इसका फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट कैलकुलेट करो। तो आपसे पूछ रहा है इसका फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट आप कैलकुलेट करके बताइए कितना हो जाएगा। तो सबसे पहले आप इस एक्स ऑफ एन से क्या कैलकुलेट कर लेना, डीएफटी कैलकुलेट कर लेना। अब डीएफटी कैलकुलेट करना आपके लिए बहुत सिंपल है, ठीक है, सिर्फ मैट्रिक्स में डालना है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि बाकी ये तीनों जीरो थे, इस वजह से सारे 1 1 1 आ जाएंगे। आप मल्टीप्लाई करके देखना, हर बार 1 1 ही मल्टीप्लाई होगा। तो ये तो आ गया एक्स ऑफ के, तो सी ऑफ के यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा आपको एक्स ऑफ के बाई 4, या फिर फाइनल आंसर क्या मिल जाता है आपको 1/4, 1/4, 1/4 एंड 1/4। समझ गए ना, आ गया ये लॉजिक समझ में सभी लोगों को। तो देखो सिंपल सा लॉजिक मैंने बता दिया। कभी भी क्वेश्चन में आपसे पूछे कि डीटीएफएस कैलकुलेट करो या फिर फूरियर डिस्क्रीट टाइम फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट कैलकुलेट करो, तो पहले डीएफटी निकाल लेना। डीएफटी निकालने के बाद उसको 4 से डिवाइड कर देना। कभी कभी आपके साइनोसॉइडल वाले क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे कंपैरिजन करके पूछा जाता है, वो भी मैं करवा देता हूँ, तो वो भी आप इजीली कर ले जाओगे, ठीक है। पीरियोडिसिटी जैसा कि अभी मैंने बताया भी कि सी ऑफ के प्लस एन इज ऑलवेज इक्वल टू सी के। बस यही एक प्रॉपर्टी आपको याद रखनी होती है डीटीएफएस में, बाकी डीटीएफएस में और कुछ पूछा नहीं जाता। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं कि एक्स ऑफ एन इक्वल टू 1 प्लस कॉस एन पाई बाई 8, ठीक है, कैलकुलेट करो डिस्क्रीट टाइम फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट C31 if x of n is having Fourier series coefficient C of k, ठीक है। तो C31 आपसे पूछ रहा है। तो इसमें देखो इस तरीके के क्वेश्चंस मैंने आपको बताए थे जो हम लोग कंटिन्यूस टाइम फूरियर सीरीज के क्वेश्चंस करते थे। सबसे पहला काम आप यहाँ पे क्या करना, इसका टाइम पीरियड कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। तो ये तो कोई फर्क डालेगा नहीं, टाइम पीरियड इसका आ जाना चाहिए 2 पाई बाई ओमेगा नॉट या फिर 16। टाइम पीरियड आपको यहाँ से मिल गया 16, ठीक है। अब उसके बाद इसको लिख लेना एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो जब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखोगे तो ये मिलेगा e टू द पावर j n पाई बाई 8/2 प्लस e टू द पावर माइनस j n पाई बाई 8/2। बाकी एक्स ऑफ एन का स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन लिखना है आपको, समेशन ऑफ n इक्वल टू 0 to 15 समेशन ऑफ k इक्वल टू 0 to 15 c ऑफ k e टू द पावर j k 2 पाई बाई n इंटू n। इसको थोड़ा सा हम लोग अपने हिसाब से एडजस्ट करते हैं, तो ये मिलेगा k इक्वल टू 0 to 15 c ऑफ k, n की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो 16, तो ये मिल जाएगा e टू द पावर j k n पाई बाई 8, ठीक है। ये मिल गया आपको एक्सप्रेशन। फिर आप क्या करते थे, देखो कंटिन्यूस टाइम फूरियर सीरीज में भी यही काम करते थे ना, जो आपको एक्सपोनेंशियल्स मिलते थे। तो स्टेप नंबर 1 कैलकुलेट टी नॉट ओमेगा नॉट, स्टेप नंबर 2 एक्सपैंड द गिवन साइनसॉइडल फंक्शन, स्टेप नंबर 3 राइट द जनरल एक्सप्रेशन ऑफ एक्स ऑफ टी, एंड स्टेप नंबर 4 कंपैरिजन। तो सेम काम यहाँ पे भी चल रहा है। यहाँ पे हो गया आपका स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 में एक्सपेंशन, स्टेप नंबर 3 में फॉर्मूला। बस इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा मुझे एक्सपैंड करना है। तो फॉर्मूलेज को अगर मैं एक्सपैंड करता हूँ तो मुझे मिलेगा सी नॉट प्लस C1 e टू द पावर j पाई बाई 8 प्लस C माइनस 1 e टू द पावर माइनस j पाई बाई 8, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन फाइनली मुझे मिलना चाहिए, C1 और C माइनस 1 करके इतने सारी चीज़ें मिलनी चाहिए। तो आप बोलोगे कि यहाँ पे तो आपने k इक्वल टू 0 से चालू किया था, तो C1 कैसे लेंगे, तो k इक्वल टू 0 से चालू करने की जगह -1 से 14 तक लेके चले जाओ, बात तो सेम ही है ना। क्यों बात सेम है, क्योंकि आपका एक्स ऑफ एन हो या फिर सी ऑफ के, दोनों ही पीरियोडिक है। तो अगर कभी कभी कंपैरिजन में आपको नेगेटिव वैल्यू पुट करने की ज़रूरत महसूस हो, तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि इस फॉर्मूले में आप, जो ये फॉर्मूला मैंने बताया कि इस फॉर्मूले में आप n इक्वल टू 0 से स्टार्ट करोगे। आपका मन इस लिमिट को चाहो तो क्या कर लो, n इक्वल टू 1 से लेके n इक्वल टू n तक कर लो। तो बेसिकली एक पीरियड आपको कवर करना है, आप कैसे भी कवर करो, इट विल नॉट मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस। तो जैसे यहाँ पे कंपैरिजन वाइज मुझे दिखा कि मुझे यहाँ पे माइनस साइन चाहिए था, यहाँ पे प्लस, तो माइनस के लिए k की वैल्यू मुझे माइनस ही पुट करनी पड़ती, इस वजह से मैंने यहाँ पे माइनस भी पुट कर दिया। जरा कंपैरिजन करो तो C नॉट आपको कितना मिल जाएगा 1, C1 आपको कितना मिल जाएगा 1/2, C माइनस 1 आपको कितना मिल जाएगा 1/2, ठीक है। ये मिल गया आपको 1/2।
जो आपको ये सारी चीज़ें मिल गई, अब आपको पता है कि आप कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हो, सी के इज इक्वल टू सी ऑफ के प्लस एन, बस ये फॉर्मूला लगा दो। तो 31 पूछा था, क्या पूछा था, 31 पूछा था, तो मैं सभी लिख देता हूँ, C0 की वैल्यू, C16 की वैल्यू, C32 की वैल्यू, C48 की वैल्यू सब बराबर होगी, आंसर आएगा। और भी आगे चाहो तो बढ़ा सकते हो, C1 की वैल्यू, C17 की वैल्यू, C33 की वैल्यू, C49 की वैल्यू, ये होगी 1/2, और चाहो तो आगे बढ़ा सकते हो, C-1 की वैल्यू, C15 की वैल्यू, C31 की वैल्यू, C47 की वैल्यू, ये भी सारी कितनी होगी 1/2। क्वेश्चन में आपसे C31 पूछा था, आंसर आपका आ जाना चाहिए 1/2। कहाँ पूछा था ये, समझ आ गया सारा का सारा लॉजिक? यस। तो आई थिंक आप सभी लोगों को पूरा का पूरा लॉजिक समझ में आ गया, DFT और DTFS में क्या क्या पढ़ना है। मैंने बहुत सारे शॉर्टकट्स आपको समझाए, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई, सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन के 2 फॉर्मेट्स आपको बताए कि कैसे आपको कॉलम्स में लिखना चाहिए और कैसे आपको रोज में लिखना चाहिए। तो उस वजह से ये जो बड़ा लेंदी सा एक क्वेश्चन दिख रहा था, उस क्वेश्चन को भी हमने 2 लाइन में सॉल्व कर दिया। इस वाले क्वेश्चन को, ये वाला क्वेश्चन भी सिंपली 2 लाइन में सॉल्व हो गया। तो ज़्यादातर आपको करना क्या, ऐसे क्वेश्चन में DFT में जब भी कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए तो उस क्वेश्चन को हमेशा प्रॉपर्टी के बेसिस पे करिए। तो अभी मैं स्पेशल क्लास में भी 1-2 सेशंस लूँगा, उसमें मैं आपको DFT, DTFT और इनके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए वो सारे क्वेश्चंस एक जगह कंपाइल करके दोबारा करवा दूंगा। हालांकि जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो मैंने खुद ही करवा दिए, बाकी सारे क्वेश्चंस आप जब ट्राई करोगे तो खुद आपसे हो जाने चाहिए। समझ गए ना? चलो फिर यहीं पे अपना खत्म होता है सिग्नल एंड सिस्टम का उम्मीद वाला सेशन। It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. Where you put your knowledge to test. and battle it out with the best. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for gate till date, with the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate gate challenge. Unacademy Combat. Register now.